भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान जो है, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग घुसपैठियों के खिलाफ है। ये पॉलिटिकल पार्टियां इनके वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को बचाती हैं सोचकर कि शायद एक वर्ग का वोट मिल जाएगा। मुझे लगता है इनके वोट कट जाते हैं। मुझे लगता है वोट कट जाते हैं जब घुसपैठियों के पक्ष में या घुसपैठियों को कवर फायर दिया जाता है। तो जैसे मौलाना नदीमुद्दीन है, फराज किदवई है, फैज खान यहाँ स्टूडियो में है, ये लोग तो कह रहे हैं एक एक को निकालिए, क्योंकि ये घुसपैठिए तो इनका हकमारी करते हैं। मैं गलत कह रहा हूं मौलाना नदीमुद्दीन? क्या मैंने गलत कहा? ये तो आपका हकमारी कर रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन। उन पार्टियों को मैसेज दीजिए आज जो पार्टियां इस पे भी ये हिंदू मुसलमान करती हैं कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है, और निकाला भी जा रहा है तो क्या बांग्लादेशी मुसलमान कौन से हमारे हैं? नहीं नदीमुद्दीन जी। देखिए, घुसपैठिया हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, क्या बात? ये देश का समस्या है। और देश का जब समस्या है तो देश का हर नागरिक इसको खड़ा होकर के हल करने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि घुसपैठिया बांग्लादेश से अगर आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, 15-20 कंट्री के लोग घुसपैठिया हैं। आप तमिलियन हैं, अफगानिस्तान के हैं, नाइजीरिया के हैं। मैं कह रहा हूं कि एक एक को पकड़ करके लात मार करके बाहर करने की जरूरत है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 1 लाख से ज्यादा घुसपैठियों को मार मार कर उसने भगाया। अब 2014 से 2026 तक 25, खुद सरकार कह रही कि 25,000 घुसपैठिया पकड़े गए, जिनमें 15,000 भेजा गया। मैं कहता हूं कि 14 साल, आपके 10-15 साल में कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया? इसको हिंदू मुसलमान मामला बनाइए मत। देखिए, रिसोर्सेस पर भारतीयों का हक है, रिसोर्सेस पर विदेशियों का तो हक नहीं है। मगर बॉर्डर आपके पास है, और बॉर्डर का आपके पास रहते हुए ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर गृह मंत्री, और उसके बावजूद अगर घुसपैठिया घुस रहे हैं तो ये सवाल सरकार के ऊपर है। बहुत अच्छी चीज है मौलाना नदीमुद्दीन। मतलब ये मुझे आप आश्वस्त कर रहे हैं कल को लिस्टें बनेंगी, हाँ, कल को डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे जितने हैं। कहीं वो एक बंगाल में कौन से वाले खोले हैं, उसको क्या कह रहे हैं, वो कौन से होल्डिंग सेंटर, हाँ, वो होल्डिंग सेंटर, डिटेंशन सेंटर में जब इन घुसपैठियों को वहां ठूसा जाएगा, उसके बाद डिपोर्ट किया जाए, तो रोना धोना तमाशा ये सब तो नहीं होगा। ये मुझे अच्छा लगा कम से कम। नहीं, कौन रोएगा? नहीं, फिर कहा जाएगा कि ये एक ही धर्म के हैं सारे। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं तो आज तो आप मेरे साथ हैं, हम सारे भारतवासी, हम सब एक हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूँ, देश के साथ हूँ। हाँ, मैं भारत के साथ हूँ, मैं तो देश के साथ। तो क्या हम भारतीय नहीं है? अरे मैं तभी तो मैंने आपकी तारीफ करी मौलाना नदीमुद्दीन। मैंने सिर्फ ये पूछा कल को लिस्टें बनेंगी। अभी तो एसआईआर का भी विरोध चल रहा था, अभी तो लिस्टें बनेंगी, लिस्टें, फिर सत्यापन होगा। अब मेरे को सवाल पूरा करने दीजिए। फिर सत्यापन होगा, फिर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, फिर सबको ओके टाटा बाय बाय होगा। तो आप लोग तुष्टिकरण वाला डिस्काउंट या रोना धोना तो नहीं करेंगे ना? देखो उम्मा और वो सब तेरा मेरा रिश्ता क्या के चक्कर में देखो बेहतर है हमारे भाइयों को। सर नहीं, सुनिए, सीमा हैदर आकर के 3 बच्चा पैदा कर गई, और उसको देश की भाभी का लात मार के अभी तक बाहर नहीं किया। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किस मुसलमान ने बांग्लादेशियों का सपोर्ट किया, या कौन सपोर्ट कर रहा है? आप तो कभी नहीं करते। आज तो मैंने गेस्ट टीम को स्पेशली बोला नदीमुद्दीन जी को बिठाइए। क्यों करेंगे? मैंने आपको कभी नहीं करते। आप फिर बोलिए ना, जब अमित शाह सरकार लिस्टें बनाएंगे ना, लिस्टें जब सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो उस वक्त रोना धोना नहीं होगा जैसे एसआईआर बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो हंसूंगा, बहुत बढ़िया। मैं तो हंसूंगा, रोएंगे आप। अरे मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं प्रभु, नहीं होंगे तो मैं भी जाऊंगा। सीधी सी बात है साहब, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। बिल्कुल कोई हिंदू कोई ये थोड़ी ना है, कोई ये सरकार जो है ना, ये तुष्टिकरण वाला डिस्काउंट तो देगी नहीं। डिस्काउंट मिल जाता था पहले कभी कभी। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी 30 सेकंड में बोल लीजिए, फिर मैं शिवम और आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से वो ऐड ऑन करना चाह रहे थे, प्लीज 30 सेकंड में सर, टाइम कम प्लीज। मैं अमन भाई एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। वैसे तो सब अभी चलेगा तो वो सब चीजें आएंगी। हाँ, हमारे यहाँ जब शादी विवाह होता है ना, हाँ, तो द्वारचार पे तिलक पे जब बैठते हैं तो लड़के और लड़की की तरफ से 5 पीढ़ी का नाम बताते हैं। समझ रहे हैं ना? फिर से दोहरा रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। शादी विवाह में हम लोग की तरफ, हम लोग तो अवध के हैं, तो 5 पीढ़ी का नाम लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से बताया जाता है। बस वही करना है, 5 पीढ़ी में मामला ठीक हो जाएगा। बस 5 पीढ़ी का मामला ठीक हो जाएगा और पहचान भी पता लग जाएगी, कहाँ कैसे कौन सी मजबूरी के तहत सब कुछ हुआ था। फराज किदवई जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शिवम भाई एक बात बताइए। पहले एसआईआर, फिर होल्डिंग सेंटर, डिटेंशन सेंटर, डेमोग्राफी प्लान,
सरकार करना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है? क्या वाकई हम लोगों के लिए चिंता की बात है? कुछ खतरनाक हो रहा है बॉर्डर एरियाज पर, कुछ डेंजरस है, कुछ अलर्ट है? बताइए खुलकर, क्या है आप लोगों के मन में, सरकार क्या करना चाह रही है? यही क्लैरिटी ले लेते हैं हर्षवर्धन जी के माध्यम से। अमन चोपड़ा जी को कहना चाहता हूं कि 5 क्या 6 पीढ़ियों के नाम अभी इसी कार्यक्रम पर ले लो, सत्यापन हो जाएगा। खैर आगे आते हैं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक तरीका नहीं माना जाएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारत के लिए डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। बेसिकली आप किस डेमोग्राफी में कैसे रहते हैं, ये आपका डेस्टिनी तय करेगा। ठीक है, आप किस जगह में हैं, एक स्थिति ये कहती है। और ये मुसलमानों के लिए नहीं, मैं फिर से कह दे रहा हूं, इस देश में 1951 की पहली जनगणना में मुसलमान थे इस देश में 19%, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में हो गए 27%। वो कहां से आए, ये बढ़ोतरी कैसे है? जाहिर है जिस तरीके से ये लोग खासतौर पर घुसपैठिया घुसे, उनके आईडीज आए, चीजें आई, ये तो पूरे देश पे है। और ये 2011 में मैं ये सारी चीजें, शिवम भाई, कैसे अलार्मिंग है सिचुएशन? क्या एज एन इंडियन हम मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या चिंता करनी कुछ एक राज्यों में, कुछ एक राज्यों का डेटा देने के बाद क्यों ये इतना बड़ा फैसला? मैं हम लोग आपको रेगुलर देख रहे हैं, एक पैटर्न दिखा है कुछ भाई। एक राज्यों हम लोग पहले में एसआईआर, होल्डिंग सेंटर, डेमोग्राफी, ये पैटर्न दिखा है, पूरी तैयारी थी इसकी, कुछ पीएम का ऐलान, और आज ये कुछ पहला 51 में जो जो खासतौर पर मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज था वो 19, अब बढ़कर हो गया 28 2011 की जनगणना के बाद, और 2011 से अब हम 26 में पहुंच गए, तो 15 साल और ज्यादा है। अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड 2001 में जो है अलग हुआ था, उस समय वहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 18% थी, जो 22% दिखाई गई 2011 की जनगणना में, और आज ऑलरेडी उस बात को 15 साल हो चुके हैं। अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं असम की बात करूं, तो जब वहां पर सिलहट के इलाके से अलग होने की स्थिति के बाद में 24% पॉपुलेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 37% सीधा पहुंच गए, और ये 2011 के आंकड़े हैं। और इसके अलावा बंगाल की भी अगर मैं खासतौर पर बात करूं, वहां पर शुरुआत में 34 थे। क्या होगा, कैसे अब करेंगे आप लोग, थोड़ा प्लान बताइए। अब आगे आते हैं। फिर मैं फराज मैं भाई के पास मानता जाऊंगा। हूं कि देश में ऑलरेडी जनगणना चल रही है। यस। उसके साथ ही डेमोग्राफिक स्तर पर कितने चेंजेस कहां कहां कैसे कैसे हुए हैं, ये हाई पावर कमिटी उसको सत्यापित करेगी, चीजें करेगी। उसके बाद में जाहिर है कौन यहां है, कौन यहां का नहीं है, कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, उसको चिन्हित करके जो कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो डेमोग्राफिक इनइक्वालिटी है, नहीं, फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं, जैसे एक इलाका है, जैसे संथाल परगना, वो झारखंड वाला, वहां तो क्रांति कर दी इन लोगों ने भाई, ये तो इतना बढ़ गए सोच भी नहीं सकते। तो जो मुस्लिम आबादी अनप्रपोर्शनेट तरीके से, अननेचुरल तरीके से बढ़ी है, ठीक है, आप लोग वहां गए, डेमोग्राफी मिशन की जो कमेटी है वो वहां गई, देखा, पता करा, तो पता लगा ये ऐसे बढ़ी। तो उस फिर क्या, कुछ स्टडी होगी, फिर नाम नोट किए जाएंगे, फिर सत्यापन होगा, फिर अगर साबित नहीं हो पाता तो भगाया जाएगा। वो सब उसी प्रक्रिया का पार्ट है, डिपोर्ट तक का प्लान होगा ये सब। कागज दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 जनरेशंस के तो नाम बता नहीं पाएंगे आप, तो कागज दिखा दो, सिंपल सीधी बात है। क्योंकि इस देश में हमसे जब सवाल पूछते हुए लोग शर्माते नहीं हैं कि कितने घुसपैठिए निकाले, तो जब निकालेंगे तो चिल्लाना। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा। नदीमुद्दीन जी भी आपके साथ है, मैं बता रहा हूं, फराज सबसे भाई आपने भी कार्यक्रम से पहले ही बात कर लिया, आज मुझे लग रहा है। नहीं, अरे इस मुद्दे पर तो कोई विदेशी घुसपैठियों के साथ कोई नहीं होगा शिवम भाई, इतना मैं मानकर चलता हूं। कोई भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान घुसपैठियों के साथ नहीं होगा। हालांकि वो विरोध जो भी किया जाता है वो कुछ आधा 1% भी शायद ही होंगे। लेकिन फराज किदवई, आज तो फिर इसी कड़ी के तहत एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। दुष्प्रचार की हवा निकाल कर रख दी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर जिस पर आप लोग शोर मचाते थे सर, तो मुझे एसआईआर पे बोलना है या घुसपैठ पे बोलना है? सर दोनों एक ही हैं। ओहो प्रभु, दोनों एक ही हैं सर। कहा आप तो लर्नेड आदमी है, इतनी किताबें पीछे लिखी हैं, आपको तो पता ही है। तो बिहार में फिर कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई कर लिए इलेक्शन कमीशन ने, ये जरा हमारे सामने फिगर रख दी। घुसपैठिए बता दिएगा, दोनों एक ही, तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ था, तो कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई कर लिए? अमन जी, आज आप अपने करोड़ों दर्शकों को बता दिए, मुझे नहीं पता, या मुझे बता दें? मैं बताऊं आपको, अगर आप मुझे अलाउ करें। हाँ, बता। जी सर, बता। ये घुसपैठिया या भारतीयता तय करने का जो प्रेरोगेटिव है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है सर। तो एसआईआर के तहत कोई घुसपैठिया वोट ना डाल पाए, समझ गए? ऐसा मुझे आपको बताना पड़ रहा है, इतनी किताबें पीछे रखी हैं। एसआईआर के तहत कोई घुसपैठिया वोट ना डाल पाए कोई विदेशी चुनावों में, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया है सर। बहरहाल तो